इस स्टोरी में सब कुछ है, सस्पेंस है, ड्रामा है और उसके साथ साथ इमोशन भी है। आप कहेंगे कि क्या मैं कोई फिल्मी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं? नहीं साहब, हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर की। 5 अगस्त 2019 धारा 370 और 35A को केंद्र सरकार ने संसद के जरिए निष्क्रिय किया और उसके साथ कश्मीर की राजनीतिक ध्रुवी पूरी तरीके से बदल गई। कश्मीर आज एक यूनियन टेरिटरी है, उसे अभी राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है, उसे भी राज्य का दर्जा नहीं मिला है। 1 सीट लद्दाख में, 5 जम्मू कश्मीर, जिसमें 2 जम्मू में और 3 कश्मीर। अब ऐसे में जो तमाम बदलाव की बात हमने देखी है, आपने देखा कैसे G20 का समिट श्रीनगर में किया गया, जबरदस्त धूम रही, लोगों ने घूमा देखा। मैंने खुद श्रीनगर में जो देखा 22 साल बाद वहां जाकर, मैंने उसको बयां किया। आज 24 पे हमने उसे आपके सामने प्रदर्शित भी किया था कि कैसे 22 साल पहले मैंने मिलिटेंसी का दंश खुद झेला था। रातों रात मुझसे कहा गया था कि आप श्रीनगर छोड़कर भाग जाइए, अन्यथा आप जिंदा नहीं बचेंगे सुबह, और मुझे वापस आना पड़ा था। और वही व्यक्ति 22 साल बाद जब लाल चौक पर पहुंचता है और वहां पर क्लॉक टावर पर भारतीय तिरंगा लहराता हुआ देखता है और वहां पर पूरी तरीके से शांति, खुशहाली, तरक्की दिखती है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद भारत सरकार। क्योंकि धारा 370 का निष्क्रिय किए जाने के बाद से जो जम्मू कश्मीर का स्वरूप आज हम देख पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, वो बिल्कुल बदला हुआ है साहब। आज से 20-22 साल पहले जम्मू कश्मीर की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के प्रति एक सवाल खड़ा किया है। क्या कांग्रेस अगर इस बार लोकसभा के चुनाव को जीतती है या फिर जम्मू कश्मीर में अपनी नीति को साबित करती है, तो क्या कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करेगी कि धारा 370 को कांग्रेस बाहर करेगी या नहीं? देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस को मैं चुनौती देता हूं कि वह संवाददाता सम्मेलन करके बताए कि सत्ता में आने के बाद धारा 370 बहाल करेगी, क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद ये लोग संविधान की इन्हीं बातों को लेकर खड़े थे कि बाबा अंबेडकर को लेकर इस तरह की आलोचना की गई थी। बाबा अंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान पूरे तरीके से लागू नहीं हुआ था, इसे लागू हमने किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है। अब इस पर जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए या तमाम उन दलों को भी देना चाहिए जो आज जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गुपकर समूह, एनसी, पीडीपी, उसके बाद तमाम छात्र जो स्थानीय दल हैं जम्मू कश्मीर के, उनको भी इस बात का जवाब देना चाहिए देश को कि क्या धारा 370 जो आज निष्क्रिय है उसे फिर से बहाल करने की कोशिश की जाएगी? हां या ना पर तय होना चाहिए कि भविष्य क्या होगा। लेकिन इसके परे आइए आपको जम्मू कश्मीर की वास्तविकता भी बताते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कार्ड खेला है साहब, जिसके बाद वहां पर स्थानीय पार्टियां, चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, यहां तक कि कांग्रेस की बात करें, सबके हवा ढीली हो गई है। और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में अपने उम्मीदवार उतारे ही नहीं है। 3 की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए। इसमें से 1 सीट पर मतदान 7 मई को होना भी था, लेकिन वो मतदान बारिश और मौसम की खराबी की वजह से 25 तारीख को हो गया है। अनंतनाग राजौरी सीट की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में गेम प्लान क्या है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि कश्मीर में बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है और इसके पीछे स्पष्ट रणनीति क्या है। कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपना पार्टी और डीपीएपी को बीजेपी समर्थन दे रही है। बीजेपी की वजह से अब वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी की नजर सिर्फ जम्मू के क्षेत्र पर है और आने वाले विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान जो अभी तक होता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे साबित होगा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 का निष्क्रिय किए जाने के बाद से कितने खुले तौर पर मतदान हो रहा है साहब। पूरी दुनिया इसे देखेगी और इस पर स्टैंप लगाएगी। फिर विधानसभा के चुनाव होंगे और इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। फर्ज कीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को कश्मीर में उतारा होता
और अगर इनमें से कोई प्रत्याशी जीतता तो क्या डिंडोरा पीटा जाता नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के द्वारा। वही जो बीते 70-75 सालों से जम्मू कश्मीर की पार्टियां ढिंडोरा पीटती रही हैं, कहती रही हैं कि केंद्र सरकार जिसकी होती है वो राज्य में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए सुरक्षा बलों की मदद लेती है। यह आरोप कांग्रेस पर हमेशा लगता रहा। यह आरोप बीजेपी पर भी पहले लगाने की कोशिश की गई। इस बार इस आरोप को सिरे से खत्म कर दिया गया और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने घाटी में यानी कि कश्मीर घाटी में अपना कोई उम्मीदवार उतारा ही नहीं है। तो अब खेल क्या है? दिलचस्प इसलिए हो गया है मुकाबला क्योंकि अब यह मुकाबला बन गया है पीडीपी और एनसी के बिना, और यहां पर भी अलग अलग खेमे हैं साहब। यह 4 मोर्चे में बढ़ गया है। एक मोर्चा है इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिली हुई है। दूसरा मोर्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का बना हुआ है, यह दूसरा मोर्चा है। तीसरा मोर्चा पीडीपी का है। पीडीपी अकेले चुनाव के मैदान में है और अपने उम्मीदवारों को सामने लेकर है भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाने पर ले रही है। और चौथा मोर्चा गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने उम्मीदवार तीनों कश्मीर की सीटों पर उतारे हैं। अपनी पार्टी ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, डीपीएपी ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 1 सीट पर उम्मीदवार अपने उतारे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आज स्थिति यह है कि 2 जम्मू कश्मीर की पार्टियां आमने सामने, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब इसमें जो जीतेगा वही सिकंदर है, और वो ये मानेगा भी कि धारा 370 और 35A का निष्क्रिय किए जाना अपने आप में बिल्कुल सही था। और इस पूरी लड़ाई में आज सबसे ज्यादा कॉर्नर कौन होती हुई दिखाई दे रही है या कौन पार्टी है, वो है पीडीपी और महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती को इस बात का डर बहुत सता रहा है कि अनंतनाग की जो सीट है वो परिसीमन के बाद उसमें जम्मू संभाग के राजौरी के और पुंछ के 7 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ दिया गया है। ऐसे में अब क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है? यहां पर अब सिर्फ साउथ कश्मीर के वोट से पीडीपी नहीं जीत सकती, और ऐसे में जो पत्थरबाजी कराने का एक जो दौर चलता था पीडीपी के द्वारा, उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। अब वोट बैंक बड़ा हो चुका है, पूरे परिसीमन ने चीजों को बदल दिया है। अब यह बहुत ही मुफीद चुनाव महबूबा मुफ्ती के लिए नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहां पर जीतने के आसार कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जब चुनाव आयोग ने यह बात कही कि मौसम खराब है और बहुत सारे राजनीतिक दल इस पर अपने रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि मौसम खराब है, चुनाव को पोस्टपोन करना पड़ेगा, तो महबूबा मुफ्ती ने आगे बढ़कर बयान दिया साहब और बोला कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर साजिश कर मुझे हरवाना चाहती है। मतलब जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी प्रभाव बना रही है चुनाव आयोग पर कि चुनाव पोस्टपोन कर दिए जाए। यह है उनकी सीमित सोच। इसके साथ साथ जो मध्य कश्मीर है वहां पर श्रीनगर और उत्तर कश्मीर में बारामूला, ये 2 सीटें अलग हैं, इस पर भी अब अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पीडीपी की सीट, जिसको पीडीपी मान रही थी कि अनंतनाग राजौरी उसकी सीट हो सकती है, यहां पर गुर्जर और हिंदू मतदाता ज्यादा हैं। इसकी वजह से अब खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सियासत एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी तक जो जम्मू की सीटों पर मतदान हुआ है 60% से भी ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा है। ऐसे में घाटी की सीटों पर जैसे ही मतदान होगा, और जो खुला एटमॉस्फेयर मैं देखकर आया हूं साहब, खुली जीप में कैंडिडेट अपना प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। गार्ड्स हैं, लेकिन उसके बाद भी कैंडिडेट खुली जीप में है। कोई बख्तरबंद गाड़ी नहीं है, कोई 4-5 गाड़ियों का काफिला नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ऐसे में जब चुनाव प्रचार इतना खुलकर हो रहा है तो मतदान जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर होगा। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं साहब। मैं कश्मीर एयरपोर्ट पर था और वहां पर कुछ लोग थे जो पोर्टर्स का काम कर रहे थे। मैंने उनसे बस ऐसी ही बात करनी शुरू की। उन्होंने मुझसे कहा कि आज जानते हैं 2019 के बदलाव के बाद क्या हुआ है? आज हम सब लोगों को हमारे पैसे मिलने शुरू हुए साहब, हमारे घर में पैसे मिल रहे हैं, हमारी बच्चियों को 1000 रुपए प्रति माह मिल रहा है ताकि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना को आगे बढ़ाया जा सके। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। केंद्र सरकार की स्कीम का फायदा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सीधे तौर पर मिल रहा है और यह 2019 के बाद से ही संभव हुआ है।
उसके पहले नहीं था। यह बताता है कि आज जमीनी स्तर पर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कितना फायदा हुआ है। ऐसे में क्या वो अपनी चुनी हुई सरकार नहीं लाएंगे? क्या वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि को दिल्ली नहीं भेजेंगे? ऐसे में अब सबसे बड़ी दिक्कत महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और उसके साथ साथ घाटी की राजनीति पर रोटी सेकने वालों के होने जा रही है, क्योंकि यह चुनाव तय करेगा कि जम्मू कश्मीर कितने बड़े पैमाने पर लोकतंत्र में अपना भरोसा जताता है।